के अंदर एक 60 ईयर ओल्ड कपल ने एक पीआईएल फाइल की थी अपने डेड सन के स्पर्म को एक्सेस करने के लिए। हम आज उसकी एनालिसिस करेंगे। हुआ एक था, पहले मैं केस की आपको ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। केस एक्चुअली ये हुआ था कि उनका 30 साल का बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर की वजह से। अब क्या हुआ कि कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, तो कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर उनमें जो है स्पर्म बैंकिंग जो है कॉमन है, क्योंकि उनका जो इलाज होता है उस इलाज के दौरान जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो कीमोथेरेपी एज वेल एज रेडिएशन का प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से जो स्पर्म काउंट और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो दोनों अफेक्ट हो जाती है। तो उसको अफेक्ट ना होने के लिए, ना होने देने से हम क्या करते हैं, उसको हम क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं उस स्पर्म को। क्रायो प्रिजर्व का मतलब होता है प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर। अब इसमें क्या हुआ कि जो है उनका जो गैमेट्स था, जैसे गैमेट्स का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे मेल है, मेल के केस में उस रिप्रोडक्टिव सेल को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल के केस में उस रिप्रोडक्टिव सेल को एग काउंट बोला जाता है। तो अब क्या हुआ कि जो सिनेरियो ये था कि उनके बेटे की डेथ हो जाती है और वो अपने बेटे के स्पर्म्स को लेने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, बट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो देने से मना कर देता है स्पर्म उनका जो है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि कोई विदाउट अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये आपका बेटा जो है उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ के बाद का कोई ऐसा अप्रोप्रिएट रूल बना नहीं है। उसको देखते हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो मना कर दिया। बट ये जो पिटिशनर थे, जो 60 ईयर ओल्ड कपल यहाँ पे पिटिशनर था, वो क्या करते थे, उनकी इच्छा थी कि जो अपने डिसीज्ड सन, जो उनकी डेथ हो गई है, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंड चाइल्ड। अब क्या हुआ कि उनकी जो डॉटर थी वो बोली थी कि आई विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो भी बच्चा पैदा होगा सेरोगेसी के थ्रू जो है। अब जो पहले बात, इंडिया में कौन सा लॉ है जो इस फर्टिलिटी और इंसेमिनेशन प्रोसीजर को गवर्न करता है, तो वो लॉ का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। ये गवर्न करता है फर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं। अब इसको 2022 में जो है, इसमें एक जो है रूल्स आया हुआ था। वो रूल्स ये बोलता है कि जो पर्सन्स होगा जिसकी डिसीज हो जाएगा, जिसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद स्पर्म काउंट को लेने का अधिकार जो है उसकी सर्वाइविंग पार्टनर्स को है ना। यहाँ पे सर्वाइविंग पार्टनर्स का मतलब उसकी वाइफ को है, उसकी स्पाउज को है। फिर इसको देखते हुए जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने एक एफिडेविट कोर्ट में पास किया हुआ था। उसने बोला था कि जो ये लेजिस्लेशन है वो इंटेंडेड ही नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेरोगेसी रूल एक्ट 2021 वो सिर्फ अप्लाई होता है इंटेंडिंग कपल के लिए या विमेन विथ मेडिकल नीड फॉर सेरोगेसी। अब मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ कि इंटेंडिंग कपल क्या होता है। इंटेंडिंग कपल वो कपल होते हैं जो कि जिनको मेडिकली सर्टिफाइड किया जाता है इनफर्टाइल, है ना, जो कि सेरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहते हैं। इंडिया में जो है, जो सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 वो सेरोगेसी को जो है रेगुलेट करता है। और ये एक्ट बताता है कि जो इंटेंडिंग कपल, मैंने आपको बोला इंटेंडिंग कपल का मतलब होता है जिनको मेडिकली सर्टिफाइड कर दिया जाता है इनफर्टाइल, है ना, जो लेकिन वो सेरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है इस सेरोगेसी एक्ट रूल 2021 की? इसकी क्राइटेरिया है कि पहली बात, लीगली मैरिड इंडियन कपल होने चाहिए, जो मैन की जो एज है वो 26 से 55 के बीच में होनी चाहिए और विमेन की 25 से 50 के बीच में होनी चाहिए। और कपल जो है एटलीस्ट 5 साल से मैरिज होने चाहिए, उनकी मैरिज जो है कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। और उन दोनों के बीच में कम से कम एक जो है, उन दोनों कपल में एक कपल जो है वो इनफर्टाइल हो, है ना, तब ये जो है सेरोगेसी रूल 2021 जो है इन इंटेंडिंग कपल के लिए अप्लाई होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंडिंग कपल का मतलब होता है कपल वो जो कि मेडिकली सर्टिफाइड होते हैं एज इनफर्टाइल, है ना। अब ये क्या करता है, एक्ट ओनली एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी को अलाउ करता है, मतलब कि सेरोगेट जो मदर होगी उसको कोई मनी नहीं पे किया जाए अदर देन जो उसका मेडिकल एक्सपेंस हो और इंश्योरेंस कवर के अलावा उसको जो है कोई और मनी नहीं दी गई हो, उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी, है ना। तो ये समझ लीजिएगा। तो अब क्या हुआ कि लेकिन अब इसमें कोर्ट ने जो है क्या रूलिंग दी, कोर्ट ने इसमें ये रूलिंग दी
कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड के अराउंड हो रही हैं, लाइक जैसे उरुग्वे को एग्जांपल लेते हैं। उरुग्वे जो है उसने पोस्टमस रिप्रोडक्शन को अलाउ किया, मतलब मरने के बाद का रिप्रोडक्शन, लेकिन कब होना चाहिए? क्योंकि जब आपका उस पेशेंट का रिटन कंसेंट हो, है ना, और वो डेथ के 1 साल तक वैलिड हो। ठीक, बेल्जियम क्या करता है, इसी प्रैक्टिस को बोलता है कि 2 साल के अंदर रिक्वेस्ट करी गई हो और कम से कम जो है 6 महीने का वेटिंग पीरियड हो। स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो इन ऑस्ट्रेलिया में, वो भी परमिट करता है पोस्टमस रिप्रोडक्शन को, लेकिन कब? जब आपके पास रिटेन या ओरल कंसेंट हो 2 विटनेस का, इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस के प्रेजेंस में ओरल या रिटेन आपका जो है कंसेंट हो। और इसके बाद फिर क्या होगा कि पेशेंट रिव्यू पैनल को वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर उनका अप्रूवल आएगा, उसके बाद हम जो है पोस्टमस रिप्रोडक्शन के लिए आपको अलाउ करेंगे। सेम चीज़ कनाडा और यूके में हो रही है। कनाडा और यूके में क्या हो गया कि वो पोस्टमस रिप्रोडक्शन, मतलब मरने के बाद जो रिप्रोडक्शन होना, उसके लिए जो है उनका कंसेंट अलाउ होना चाहिए, जो है उनके कंसेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। कोर्ट ने क्या हुआ, कोर्ट ने जो है ये पहले एक रूलिंग दी जा चुकी थी। जैसे एक 19 साल का सोल्जर था, उनकी डेथ हो जाती है मतलब जो है वॉर में, तो उसमें उन्होंने लीगल परमिशन दे दिया था कि आप अपने सन के स्पर्म को पोस्टमसली यूज कर सकते हो मरने के बाद, जो है ना। उसके बाद एक उनकी गर्ल चाइल्ड हुई थी। फिर उसी के रूलिंग को बेस मानते हुए कोर्ट ने जो बोला कि जो है यहाँ पे पहले, यहाँ इस केस में पहली बात तो कोई स्पाउज है नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इज देयर एनी प्रोहिबिशन ऑन पोस्टमस रिप्रोडक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है पोस्टमस रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। जो भी हम जो सेरेग्रेसी एक्ट 2021 का हमने भी देखा, है ना, कि इंटेंडिंग कपल, तो अब इसमें यह हुआ कि पहली बात तो कोई प्रोहिबिशन है नहीं, तो आंसर जो है कोर्ट ने बोला कि क्लियरली नेगेटिव होगा कि कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इस केस में कोर्ट जो है रिस्ट्रिक्शन के लिए मना नहीं कर सकते, मतलब नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते जहाँ पे ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहला उन्होंने बात बोली। सेकंड क्या बोला कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो ये पेटिशनर है, पेटिशनर का जो गैमेट्स है, लाइक जैसे हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होता है, वो ऑर्गन एज ए हमारा जो ऑर्गन है वो हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल बायोलॉजिकल हमारी प्रॉपर्टी है। तो जो इंडिविजुअल का जो सीमेन या स्पर्म्स या गैमेट्स होगा वो भी उसकी एज ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट का वहाँ पे उन्होंने रूलिंग दिया। वहाँ पे बोला कि ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट जो है स्पाउज तो है नहीं, इनकी कोई इमीडिएट वाइफ तो है नहीं, तो इनके वाइफ का अब्सेंस में रहते हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलता है कि उस केस में जो क्लास 1 लीगल हेयर होगा, है ना, पहला जो उत्तराधिकारी होगा वो उनके माता पिता होंगे। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है फिर कोर्ट ने बोला कि हम ऐसे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे, जो हमें आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होगा, और जो ये चिल्ड्रन बॉर्न आउट होगा, मतलब जिसकी जन्म होगा, उस चिल्ड्रन का हमें जो है वेलफेयर के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हो वो हमें इन्फॉर्म आपको करना होगा। उसके बिहाफ पे जो है हम जो है आपको ये हैंड ओवर करेंगे। अब इसमें एक एथिक्स के एंगल से GS4 में अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या होगा कि एक एथिकल होगा एंगल ये कि उस इमीडिएट जो पोस्टमस रिप्रोडक्शन होगा उसका कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिक जो है पेरेंट्स नहीं होगा, तो ये एक जो है मतलब उसके टेक केयर का जो प्रोसीजर्स होगा हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जो सेरोग्रेट के थ्रू जब पैदा होगा या उसका टेक केयर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एथिकल क्वेश्चन अराइज होता है। तो काफ़ी ये लैंडमार्क जजमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने 60 ईयर ओल्ड कपल के केस में, जो अपने सन के स्पर्म्स को जो है एक्सेस करना चाह रहे थे। तो ये कोर्ट की रूलिंग आई थी। अभी इसमें खैर लेजिस्लेशन तो नहीं बना हुआ है, पर आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई लेजिस्लेशन आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने अभी तो लेजिस्लेशन नहीं बनाया है। तो ये एनालिसिस था जो है दिल्ली हाई कोर्ट के कपल के केस का। सो मैंने आप लोगों को जो भी इसमें लॉ थे, क्या प्रोसीजर थे और क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस थी वर्ल्ड में कहाँ पे हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर दैट।